ओम नमस्कार मित्रों, मैं संजीव सिंह परिहार संजीवनी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और मुझे ऐसा विश्वास है कि यहाँ मेरे द्वारा जो भी आपको ज्ञान प्रदान किया जाएगा आपके जीवन में वो संजीवनी की तरह काम करे। तो आप देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के क्वेश्चन और आंसर। इसके पहले मैंने विज्ञान की शाखाओं से संबंधित थ्योरी की एक क्लास ली थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले जाके वो क्लास देखिए, आपको बहुत अच्छे से वहां पर समझा के पढ़ाया गया है। और आज जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को शामिल किया है वो कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, और जिनको अगर लगता है कि मुझे काफी इस टॉपिक को तैयार किया हुआ है उसने, तो आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने नंबर इसमें सही हुए। 25 क्वेश्चन आज हैं, तो आप बताएंगे कि 25 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं। और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, क्योंकि मैंने इसमें कुछ अच्छे प्रश्नों को शामिल किया है। बहुत सरल प्रश्नों को लेने का कोई मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य ये भी था कि इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सी नई चीजें सिखाई जाए। तो अगर आपको क्वेश्चंस कम आते हैं तो आप बिल्कुल भी निराश ना होइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। आप इनको सीखिए और क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं चाहता तो आपको खुश करने के लिए सरल सरल क्वेश्चन देके और यहाँ पर क्लास खत्म कर देता, लेकिन मेरा मानना यह है कि अभ्यास में हम जितनी गलतियां कर देंगे तो हम लोग पेपर में उतनी कम गलतियां करेंगे, क्योंकि जो चीज गलत हो जाती है वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। इसीलिए ध्यान रखो, अभ्यास में जितना पसीना बहेगा जंग में खून उतना ही कम बहेगा। तो अगर आपको पेपर में कम गलतियां करनी है तो यहाँ प्रैक्टिस सेट में आप गलतियां कर ले, कोई बात नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये पढ़ाया है कि जब आपको इक्थियोलॉजी पूछा जाए तो यहां पर किसका आंसर हो जाएगा? मछलियों का अध्ययन। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। जबकि मैंने बताया था कि मछलियों के अध्ययन को, अगर आपसे पूछे मछलियों के पालन को या जो वैज्ञानिक तरीके से मछलियों का संवर्धन पालन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पिसीकल्चर। पिसीकल्चर। तो दोनों में अंतर याद रखना, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। चलिए आगे देखें। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, याद रखिए पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन। और फूलों का अध्ययन, तो फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। चलिए, अगर फूलों का आपसे पूछा जाता कि संवर्धन या उत्पादन कहलाता है तो फ्लोरिकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि आप चाहें तो इसको अपना आंसर करने के लिए पुश कर लिया करें वीडियो को, फिर उसके बाद आंसर देख लिया करें, जिससे कि हम लोग ज्यादा कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ सकें। तो मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन। जबकि आपको मैंने पढ़ाया है कि सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन ना कहकर हम ये कह दें कि रेशम कीटों का पालन। ठीक है, चलिए सिल्वीकल्चर में मैंने इसको कहा था, आप जंगल को बनाते हैं, जो काष्ठीय पेड़ होते हैं, काष्ठीय पेड़, या हम लोग कह दें कि जंगल का संवर्धन, जंगलों का संवर्धन, तो वो किसके अंदर किया जाता है? वन या जंगल का संवर्धन, सिल्वीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी का, और विटीकल्चर होता है आपका अंगूरों का। ठीक है, तो अंगूरों का उत्पादन और संवर्धन क्या होता है? विटीकल्चर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, ट्राई कीजिए आप। ऑफियोलॉजी, तो मैंने आपको बताया था जब हम सांप को देखते हैं तो बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं, बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर देता है और बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं। तो ऑफियोलॉजी से क्या लेना है? सांपों का अध्ययन। जबकि सर्पेटोलॉजी में क्या होता है? सरीसृपों का और उभयचरों का अध्ययन। तो वो आपको मैंने बताया था, इसको ध्यान रखना, उभयचरों या सरीसृपों का सर्पेटोलॉजी। और इसके अलावा एक और आपको बताया था हर्पेटोलॉजी।
चाहे हर्पेटोलॉजी कहें चाहे सर्पेटोलॉजी कहें, इन दोनों में ही आपका सरीसृपों का और उभयचरों का अध्ययन होता है। और मैंने बायोलॉजी में आपको कई बार पढ़ाया, ये आगे भी पढ़ाऊंगा कि जो आपके उभयचर हैं उनका विकास सरीसृपों से ही हुआ है। जैव विकास का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सब चीजों को जानेंगे, इसलिए दोनों का ही अध्ययन किया जाता है सर्पेटोलॉजी में। उसके लिए एक शब्द और यूज किया जाता है हर्पेटोलॉजी। चलिए, छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी, सौरोलॉजी। जबकि सेरोलॉजी कहें तो वो होता है सेसो सीरम, वो आपका प्लाज्मा का होता है। ये क्या है? सौरोलॉजी। तो दो शब्द बताए थे हमने, सेरोलॉजी और सोरोलॉजी। तो सौरोलॉजी छिपकलियों का। चींटियों का मर्मिकोलॉजी, मर्मिकोलॉजी। पिपीलिका शास्त्र, पिपीलिका शास्त्र। चलिए, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन एवं अध्ययन। काष्ठीय पेड़ जो आपके वन से संबंधित पेड़ हैं, काष्ठीय पेड़। तो देखिए, डेंड्रोलॉजी। देखिए, डेंड्रोलॉजी में आपका अध्ययन किया जाता है किसका? डेंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है झाड़ियों का या सामान्यतः वृक्षों का, तो डेंड्रोलॉजी रहेगा। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रो शब्द पेड़ या झाड़ियों से संबंधित है, और क्रोनोलॉजी आपको बताया था, क्रोनोलॉजी माने होता है किसी भी चीज का कालक्रम का अध्ययन, समय का, उसके कालक्रम का अध्ययन किसी भी चीज का करें तो क्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या रहेगा? पेड़ों का कालक्रम का अध्ययन, अर्थात सीधा एक शब्द में कहें तो पेड़ों की आयु को ज्ञात करने से संबंधित जो विज्ञान है वो क्या कहलाएगा? आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला है आपका सिल्वीकल्चर। तो इसको हम पहले पिछले कुछ समय चर्चा कर चुके हैं, जो वनों का संवर्धन और उत्पादन क्या है, वो क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। तो इसका आंसर यही होगा, वनों का या काष्ठीय पेड़ों का। तो हमने बताया था दोनों शब्द यूज करते हैं, काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन, तो सिल्वीकल्चर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस पे निशान लगा दिया मैंने, इस पे लगाना है ये। ठीक है, ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी पौधों की आयु का अध्ययन, आयु का अध्ययन, और डेंड्रोलॉजी तो झाड़ियों का अध्ययन। क्या का अध्ययन? झाड़ियों का, झाड़ू या वृक्षों का अध्ययन। एग्रो फॉरेस्ट्री, तो आपको याद आ रहा है, एग्रो माने एग्रीकल्चर माने कृषि, और फॉरेस्ट्री माने जंगल। तो जब हम कृषि के साथ साथ में काष्ठीय पेड़ या कहें 12 पेड़ों को साथ में उगाते हैं, मतलब आपने देखा होगा फसल के साथ में पेड़ लगा लेते हैं कुछ अपने लोग अपने खेतों के आसपास चारों, तो उसको कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब बता दिया हमने आपको, तो सीधा सीधा आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिल्वीकल्चर। बाकी तीन के बारे में आपको हमने बताया। एग्रो फॉरेस्ट्री माने कृषि के साथ काष्ठीय, काष्ठ माने होता है लकड़ी, हिंदी में कहते हैं लकड़ी को काष्ठ संस्कृत में। ठीक है, तो काष्ठीय पेड़ों का, या हम लोग कहते हैं 12 पेड़ों का जो आपका उत्पादन है वो कहलाता है आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें आप। हिमेटोलॉजी। तो आपका जो हिमेटोलॉजी है, हिमेटोलॉजी में हम किसका देखा जाए तो आपको मैंने बताया था, हिमेटोसिस क्या कहता है आपको? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसका अवयव होता है? रक्त का। तो आप ध्यान रखना कि यहां पर रक्त का अध्ययन किया जाता है किसमें? हिमेटोलॉजी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का अध्ययन। और प्लाज्मा का अध्ययन में बताया था, प्लाज्मा का जो मुख्य भाग होता है वो कहलाता है सीरम। जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रोजन प्रोटीन और रक्त कणों को अलग कर दें तो क्या बचता है? सीरम। सीरम, तो सीरम से क्या बना है? हमने बताया था सीरम बचता है। अच्छा, तीन शब्द होते हैं, मैं बायोलॉजी में पढ़ूंगा। एक तो होता है सीरम, एक होता है आपका सीबम, और एक होता है आपका सीबन। तो ध्यान दें, सीरम होता है प्लाज्मा का वो भाग जिसमें से फाइब्रोजन हटा दिया गया हो, और सीबम आपका जो होता है ये होता है आपकी त्वचा से निकलने वाला एक मॉइस्चराइजर, एक प्रकार से मॉइस्चराइजर मतलब त्वचा को नमी देने वाला एक पदार्थ। और एक पदार्थ होता है सीबन। सीबन हम किसे कहते हैं? तो जो हमारी कपाल की हड्डियां हैं, ये जो हमारा ये ऊपर खोपड़ी है, कपाल बोलते हैं इसको, क्रेनिया। तो इसका जो हड्डियां हैं, 8 हड्डियां होती है इसमें,
तो ये आपस में किस पदार्थ के द्वारा जुड़ी होती है अगर पूछा जाए तो वो होता है सीवन। तो कपाल की अस्थियों को जोड़ने वाला पदार्थ सीवन। त्वचा को नमी प्रदान करने वाला त्वचा से निकलता है ये सीवम। और सीरम जो है वो प्लाज्मा का वह भाग जिससे फाइब्रोजन और आपकी जो रक्त कण है आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह ये निकाल दिए जाए। तो इससे क्या हो जाएगा इसका अध्ययन सेरोलॉजी या सीरोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है। सीरम, सीरम से। हृदय बताया था कार्डियोलॉजी, हृदय का नाम जो है वो कार्डियो होता है लैटिन भाषा में, तो कार्डियोलॉजी। त्वचा आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मिकूल का, तो डर्म माने क्या होता है त्वचा, तो डर्म हमने बताया था त्वचा, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। चलिए अगला स्वप्नों का अध्ययन। तो देखें पहले आपको जो ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी में तो क्या होता है बताया था आपको हड्डियों का, हड्डियों या इसी को हम कह देंगे अस्थि। आपसे पूछे हड्डी या अस्थि में कौन सी कोशिकाएं होती है, तो ऑस्टियोसाइट या हम कह दें ऑस्टियोब्लास्ट। चलिए इसका सही आंसर होगा ओनिरोलॉजी, स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी। जबकि आपका जो ओरोलॉजी है इसमें होता है पर्वतों का अध्ययन, पर्वतों का अध्ययन। हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी, तो हिप्नोलॉजी जो होता है इसमें होता है नींद का अध्ययन या किसी को वश में करने का जो विधा है उसको कहते हैं हिप्नोलॉजी। एक गाना आपने सुना होगा काफी बहुत चला था ये गाना, ब्लू आइज हिप्नोटाइज। तो हिप्नोटाइज माने होता है किसी को अपने काबू में कर लेना, किसी को मोहित करना, सम्मोहन, सम्मोहन विद्या को कहते हैं हिप्नोटाइज। तो जो हिप्नो शब्द है इसका मतलब होता है किसी को अपने वश में कर लेना, वशीकरण टाइप का। तो एक प्रकार से वो नींद में या मदहोश हो जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग हिप्नोलॉजी। तो इस चीज का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, हिप्नोलॉजी में। तो इसको हम या तो नींद कहते हैं या फिर हम लोग कहते हैं सम्मोहन विद्या। क्या कहते हैं, हिप्नोलॉजी माने सम्मोहन। वो एक प्रकार से नींद में आता है, जो व्यक्ति पे कहे उसी के अनुसार करने लगता है। तो ये सब है, इसको कहते हैं सम्मोहन या हिप्नोलॉजी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। चलिए करिए, मौसम विज्ञान की शाखा को किस क्या कहा जाता है, मौसम, मौसम विज्ञान की शाखा को कहा जाता है, इसका आपका आंसर हो जाएगा मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी जो है एक अपना भारत में डिपार्टमेंट भी है जो मौसम से संबंधित चीजों का अध्ययन करता है। और मेटेरोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर वो दिल्ली में है, मौसम विज्ञान से संबंधित चीजों को। तो मेटेरोलॉजी माने होता है मौसम विज्ञान। आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो, आप ध्यान रखना। क्लाइमेटोलॉजी जो होता है जलवायु का अध्ययन, इसमें जलवायु, क्लाइमेट माने क्या होता है जलवायु, और जलवायु मौसम में क्या अंतर है आपको भूगोल में पढ़ाया जाएगा। जलवायु होती है वो किसी स्थान के लंबे समय तक का जो वातावरण होता है, नमी, वर्षा, तापमान, तो इसको लंबे समय तक की जो दशाएं होती हैं उनको कहते हैं हम लोग क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु। और अगर थोड़े समय के लिए किसी स्थान या क्षेत्र विशेष की जो प्राकृतिक दशाएं होती हैं, ताप वगैरह या सर्दी, ये सब, तो उसको कहते हैं हम लोग मौसम। तो मेटेरोलॉजी आंसर होगा। फाइटोजियोग्राफी, तो फाइटो माने होता है लगभग पौधों से संबंधित और जियोग्राफी माने भूगोल। तो मतलब पृथ्वी पर कहां कहां पे कौन से पौधे पाए जाते हैं इसका अध्ययन। मतलब सीधा एक शब्द में कहें तो पृथ्वी पर जो वनस्पति है उसका वितरण, ठीक है। तो वनस्पति का वितरण, वनस्पति का वितरण कहां पे किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं उसको हम कहेंगे फाइटोजियोग्राफी। चलिए मैमोलॉजी, तो ये सब बना है मैमल्स से। मैमल्स माने होता है स्तनधारी, तो जो स्तनधारियों का अध्ययन होता है, स्तनधारी का अध्ययन, तो उसको कहते हैं हम लोग मैमोलॉजी।
चलिए अगला देखिए, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शिलालेखों का जो अध्ययन है इसका आंसर हो जाएगा एपिग्राफी। आपको पिछली क्लास में हमने बताया था एपी शब्द जब लगभग आपका अधिकतर शिलाओं के लिए आता है। हमने कहा कि एपीफाइटक, तो शिलाओं पर उगने वाले पौधे को कहते हैं एपीफाइटक। तो एपी शब्द किसके लिए? शिलाओं के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एपिग्राफी। ग्राफी माने वहां पर कोई भी लेख या कुछ भी आकृति बनाना, तो एपिग्राफी। अच्छा, क्रिप्टो, क्रिप्टो माने होता है छुपा हुआ। आपको पता होगा, अभी आपको ने बहुत सुना होगा, चर्चा में रहता है क्रिप्टो करेंसी। जैसे फेसबुक ने अभी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी अपनी लिब्रा, या बिटकॉइन वगैरह, ये बहुत फेमस क्रिप्टो करेंसीज है। करंट अफेयर में इसको पढ़ाया जाएगा। तो आप खुद सोचें कि जो क्रिप्टो शब्द है उसका मतलब होता है छिपा हुआ। पादप जगत में भी जो क्रिप्टो गेम्स होते हैं उसका मतलब होता है जिनमें पुष्प नहीं होते, मतलब पुष्प उनमें छिपे होते हैं। क्रिप्टो माने क्रिप्टो शब्द जो है वो छुपा हुआ के लिए प्रयोग होता है। तो जब हम गुप्त लेखन का अध्ययन करते हैं, या गुप्त लेखन को ही, जो गुप्त लेखन की कला है, गुप्त लेखन की कला, आपने देखा होगा पता चले कि कोई चीज लिखी है लेकिन हमने इस तरीके से लिख दिया कि लोगों को पता ना चले, गुप्त लेखन, गुप्त तरीके से, उसको कहेंगे क्रिप्टोग्राफी। होलोग्राफी, तो होलोग्राफी में होता है 3D आकृतियों का अध्ययन। आपने भी सुना है कि सुभाष चंद्र बोस जी का दिल्ली में जो अभी अस्थायी रूप से एक प्रतिमा लगाई गई, तो वो होलोग्राफ की प्रतिमा थी। होलोग्राम की लाइटिंग के माध्यम से उनकी 3D आकृति बनाई गई और बाद में वहां पर मूर्ति लग जाएगी जब बनकर तैयार होगी। तो होलोग्राफी आप ध्यान रखना, होलोग्राफी में 3D माने कि जो 3 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशनल, लंबाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों प्रदर्शित हो आपको, ऐसा चित्र, ऐसी आकृति, तो होलोग्राफी कहलाती है। 3D आकृतियों, वैसे रखना 3D आकृतियों का अध्ययन, ठीक है। इस बोर्ड पे लिखने का थोड़ा आइडिया भी ज्यादा है नहीं, तो ये कैसे कैच करता है, आगे धीरे धीरे आपको राइटिंग में कहीं सुधार, अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो आप सुन लिया करें, सुनने पर ध्यान दिया करें। लिखने में अभी बोर्ड पे राइटिंग में दिक्कत होती है, धीरे धीरे ये आपको स्पष्ट लिखने का प्रयास करूंगा। एपिग्राफी बता दिया आपको, ठीक है, ये मैं निशान लगा देता हूं, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आंसर आपका ये होगा। फोटोग्राफी, फोटो शब्द आपको बता दें कि सूर्य का जो प्रकाश है उसमें फोटोन पड़ाते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है उस प्रकाश में जो आपका प्रकाश शब्द के लिए फोटो शब्द यूज किया गया। आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, मतलब फोटो शब्द किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित। तो जब भी हम प्रकाश से संबंधित कोई चीजों का अध्ययन करते हैं या उसका लेखन करते हैं उसको कहते हैं फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी, तो प्रकाश का, ठीक है, अध्ययन या उससे संबंधित, ठीक है। चलिए, फोटोन कण आपने सुना होगा, फोटोन कण, फोटोन कण के जो होता है उसके माध्यम से सूर्य का प्रकाश आता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है रासायनिक यौगिकों से कैंसर के उपचार का विज्ञान। थोड़ा सावधानी से करना है इस प्रश्न को, कहीं आप गलत ना कर दें। चलिए देखें, रासायनिक, अच्छा आपने कुछ लोगों ने ऑन्कोलॉजी आंसर लगा दिया होगा, ऑन्कोलॉजी गलत है, क्योंकि ऑन्कोलॉजी में होता है कैंसर का अध्ययन, कैंसर के कारणों का, कैंसर सेल्स का, इन सब का अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी में। जबकि इसमें पूछा गया है रासायनिक यौगिकों के द्वारा कैंसर के उपचार के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो कैंसर के उपचार के विज्ञान को कहते हैं कीमोथेरेपी। कीमो शब्द आया है केमिस्ट्री से, माने रासायनिक यौगिक माने केमिस्ट्री, और थेरेपी माने होता है उपचार। तो किसी चीज का उपचार थेरेपी, और कीमो शब्द आया है केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री माने रासायनिक यौगिकों। तो रासायनिक यौगिकों के माध्यम से जब हम कैंसर का उपचार करते हैं तो उसको कहते हैं कीमोथेरेपी। ऑन्कोलॉजी में कैंसर के कारणों का अध्ययन। कॉन्कोलॉजी आपको बताया था मोलस्का संघ के जंतुओं, मोलस्का संघ के जंतुओं का जो बाह्य आवरण होता है उसका अध्ययन किया जाता है। टैक्सानॉमी जिसको हम वर्गीकी कहते हैं, वर्गीकी, ठीक है, किसी भी जैविक चीजों का, चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, उनका वैज्ञानिक आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग टैक्सानॉमी, ठीक है।
वर्गीकी। अगला, जिगर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये हमने बताया है, जल्दी से आप दिमाग लगाएं। जिगर को ही हम लोग बोलते हैं यकृत, और इंग्लिश में इसको कहते हैं लीवर। तो तीनों एक ही नाम है, जिगर कहें, यकृत कहें या लीवर कहें। और हमने आपको बताया था कि यकृत जो है उससे संबंधित जब भी साइंस में कोई बात आएगी तो आपको हेपेटो शब्द याद रखना है, हेपेटो। तो देखो आपको कहां पे मिल रहा है, ये है हेपेटो, हेपेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी आपको बताया, ये सरीसृपों का, सरीसृप का अध्ययन या उभयचरों का, ठीक है, दोनों का, सरीसृप या उभयचरों का अध्ययन। कॉर्किनोमेलॉजी, तो इसमें कैंसर की अलग अलग कैंसर सेल्स या कैंसर से संबंधित विधाओं का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी तो है ही वो, ऑन्कोलॉजी भी थोड़ा डिफरेंट होता है इससे, लेकिन दोनों में ही कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, कैंसर को कर्क रोग भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, कर्क रोग, तो उससे याद रख सकते हैं कार्किनोमेलॉजी, कैंसर करते हैं, ठीक है। अगला, माइकोलॉजी, तो ये तो आपको बहुत सरल लगेगा, ये तो बहुत कॉमन सा है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, किसका? कवक। माइकेली नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया था, हमने आपको बताया था, माइकेली नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, कवक की, तो उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? माइकोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए मित्रों, ये रहा आप सामने अगला प्रश्न। पक्षियों का अध्ययन, जल्दी करिए आप इसको। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्थोलॉजी जो है, ये बताया था आपको, ऑर्थो माने जोड़ों का अध्ययन, तो ये जोड़ों का या अस्थि संधि, डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल, आपने इसको सुना होगा। ऑर्थो मतलब जोड़ों के दर्द से तुरंत राहत। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें कि जो ऑर्थोलॉजी है, ऑर्थोलॉजी, तो इसमें एक और, इस शब्द को एक तरीके से और प्रयोग होता है। ऑर्थोलॉजी में हम लोग जो आपके वर्ड होते हैं, वर्ड्स, इंग्लिश के खास तौर पर वर्ड्स, तो उसको सही तरीके से स्पेल करना, स्पेल माने बोलना, तो शब्दों को सही प्रकार से बोलना, उनका सही उच्चारण करना, उसका अध्ययन भी किसके अंतर्गत होता है? ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। स्पेलिंग्स भी इसकी सेम है, दोनों ध्यान रखना। वैसे सामान्यतः ऑर्थोलॉजी माने आपको जोड़ों या अस्थि संधि का अध्ययन मिलेगा पेपर में, लेकिन एक ये शब्द भी आप जब नेट पे सर्च करेंगे आप देखना, ये भी आपको दिया जाता है, तो ध्यान रखना, दोनों ही उसके आंसर होंगे। चलिए, ऑप्थेल्मोलॉजी, तो इसको आपको पढ़ाया हमने, आंखों का अध्ययन, आंखों से संबंधित विकार, उसका कारण, उनके रोग, उनका निदान, ये सब किसमें किया जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑल्फैक्टोलॉजी, हमने आपको बताया था कि जब हम किसी चीज को सूंघते हैं तो हमें उसके सारे फैक्ट पता चल जाते हैं। जैसे कई बार हमें पता नहीं चले कि ये क्या है, तो फिर हम उसको सूंघ के देखते हैं कि ये किसके जैसा लग रहा है, तो हम उसके ऑल फैक्ट पता चल जाते हैं कि ये क्या है। तो ऑल्फैक्टोलॉजी माने गंध का अध्ययन, क्या का? गंध का, गंध की संवेदनाओं का अध्ययन बताया था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, नाक का अध्ययन, तो नाक का अध्ययन कहते हैं राइनोलॉजी। राइनोप्लास्टी, राइनो सर्जरी ये होती है बहुत से लोगों को, कई बार जैसे नाक में कोई दिक्कत हो जाए, कोई बड़ी समस्या आ जाए, तो जब नाक का ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं राइनो सर्जरी, तो ये उससे बना है राइनोलॉजी। क्रेनियोलॉजी, या इसको पूरा हम कभी कभी ऐसे लिखते हैं क्रेनियोलॉजी, तो क्रेनिया किसे कहते हैं? इस कपाल को, हिंदी में कहते हैं कपाल, इंग्लिश में क्रेनिया, जो हमारा ऊपर का ये ढक्कन है जिससे मस्तिष्क ढका हुआ है, उसको बोलते हैं क्रेनिया। क्रेनिया एक आपका जंतु जगत का एक फाइलम भी होता है, जैसे ऑर्थोपोडा, मोलस्का, सिलेंड्रेटा, सबसे अच्छा होता है क्रेनिया, जिसमें मनुष्य आता है। तो ध्यान रखना, क्रेनियोलॉजी है किसका? कपाल का। कपाल मतलब मनुष्य का जो कपाल है, खोपड़ी है, उसका अध्ययन। साइटोलॉजी बताया, कोशिका का अध्ययन। ट्रिकोलॉजी, बालों का अध्ययन, बालों का अध्ययन। आपको हमने थ्योरी वाली क्लास में बताया था
कि बालों का अध्ययन हम लोग डर्मेटोलॉजी में कहते हैं। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन, बालों का अध्ययन और नाखूनों का अध्ययन। तो जो आपकी डर्मेटोलॉजी है वो एक बड़ी शाखा है, उसके अंदर की एक उप शाखा है आपकी ट्रिकोलॉजी। तो ट्रिकोलॉजी में स्पेशल बालों का ही अध्ययन किया जाता है, तो इसको आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आप। ट्रिकोलॉजी ये हो गया था, अब यहाँ 13 नंबर। चलिए इसको करिए, घास का अध्ययन। घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी। आपको ये एग्रोनॉमी बताया था, फसलों का अध्ययन या कहें कि फसली पौधों का अध्ययन। हार्टिकल्चर, तो हार्टिकल्चर को हिंदी में कहते हैं बागवानी। तो यहां पर हार्टिकल्चर में उन चीजों का उत्पादन और संवर्धन होता है जो कि हमें आप ऐसे रख सकते हैं जो हाट में मिलती है। हाट मतलब हिंदी में हाट बाजार को कहते हैं, हाट सबको पता होगा। तो इसमें क्या का उत्पादन होता है, हाट में क्या क्या चीजें आती है, फल, सब्जी, फूल, इन सब आदि, मतलब इन सब का जो उत्पादन है वैज्ञानिक पद्धति से, संवर्धन और उत्पादन, ये होता है हार्टिकल्चर, ठीक है। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर में आपको बताया था हमने, इसमें सजावटी पौधों का अध्ययन होता है। सॉरी, वो अर्बोरिकल्चर में होता है। ओलेरीकल्चर में आपका होता है जो आपकी रेंगने वाले पौधे होते हैं। रेंगने वाले मतलब वे पौधे जो आपकी जमीन पर ही सीधे खड़े नहीं होते, वो जमीन पर ही उनका क्या होता है, बढ़ते हैं वो, तो वो रेंगने वाले पौधे का है ओलेरीकल्चर। ये लगभग सेम ही शाखा है, थोड़ा ही अंतर है इसमें, इन दोनों को ध्यान रखना। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका एग्रोस्टोलॉजी, घास। जंतु के व्यवहार का अध्ययन, हमने बताया था जंतु के व्यवहार का अध्ययन क्या होता है, जल्दी लगाइए आप इसको आंसर। एथोलॉजी, एथोलॉजी। एथिक्स सबसे हमने याद करवाया था आपको, एथिक्स माने होता है नीति शास्त्र। एथिक्स माने नीति, मनुष्य कैसे सोचता है, क्या उसका व्यवहार है, वो एथिक्स के अंतर्गत पढ़ाया जाता है हम लोगों को, उसी से बना है एथिक्स से एथोलॉजी। जबकि जो एंथोलॉजी है, थोड़ा स्पेलिंग में अंतर है, एंथोलॉजी, तो एंथोलॉजी में होता है आपका फलों का अध्ययन, सॉरी पोमोलॉजी में होता है फलों का, एंथोलॉजी माने होता है फूलों का अध्ययन, फलों का पोमोलॉजी में। जेरेंटोलॉजी बुढ़ापे का अध्ययन, या हम कह दें कि अधिक उम्र का अध्ययन, उम्र का अध्ययन, ठीक है। उम्र का अध्ययन किसमें होता है, जेरेंटोलॉजी में। और जीरो शब्द में बताया, जीरो शब्द कहां से आया है, जीरो माने शुष्क, जीरो फाइट पौधे कहां पे होते हैं, शुष्क स्थान पर, तो जीरो शब्द यहां से आया है। होरोलॉजी, होरोलॉजी है, इसमें समय का अध्ययन किया जाता है, समय का। हावर से रहना, हावर माने होता है क्या, घंटा, समय, हावर्स, तो हावर्स से हॉरो। चलिए आगे देखना, पिछले का आंसर, पिछले का आपका आंसर ये बताया तो है मैंने, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी, इथोलॉजी, इथोलॉजी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पादप जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, पादप जीवाश्म का जो अध्ययन है, जल्दी से लगाइए आप इसका आंसर। माइक्रो माने होता है सूक्ष्म, बायोलॉजी माने होता है, बायोलॉजी माने जीव विज्ञान, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, इसके अंतर्गत किसका होता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन,
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मॉलिक्यूलर माने होता है आणविक, अणुओं से संबंधित, या इसका आंसर हम लगा दें जो हमारे आणविक संरचना होती है शरीर के अंदर, खासतौर पर डीएनए आरएनए, आप ऐसे लिखना डीएनए आरएनए, इसका अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। अगला है रेडियो बायोलॉजी, तो जो आपका रेडियो एक्टिव किरणें होती है, ठीक है, तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्यों पर और जीवों पर, तो रेडियो किरणें हम कहते हैं विकिरण, तो विकिरण के या विकिरण का जीवों पर प्रभाव का अध्ययन, विकिरणों का जीवों पर प्रभाव, इसका अध्ययन किया जाता है रेडियो बायोलॉजी। और जो आपका पेलिनोलॉजी है, ये पेलियोबॉटनी, तो पेलियोबॉटनी में आपका होता है पादप जीवाश्म का अध्ययन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पेलियोबॉटनी। जबकि पॉलिनोलॉजी आपको बताया है हमने, इसमें परागकणों का अध्ययन होता है, परागकणों का, क्योंकि पॉलिन माने होता है परागकण, पॉलिनेशन माने परागण, उसी से बना है पेलिनोलॉजी। अंतर है थोड़ा सा, आप ध्यान रखना इसमें। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, चलिए लगाइए जल्दी से इसको आंसर को। सिक्कों का अध्ययन हो जाएगा आपका न्यूमिस्मेटिक्स, आंसर क्या हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स। एकॉस्टिक में होता है आपका ध्वनि का अध्ययन, इको से आना इको, और वैसे भी इंग्लिश में एकॉस्टिक शब्द, इको शब्द हमेशा ध्वनि से संबंधित है, ठीक है, एकॉस्टिक। यूथेनिक्स तो आपको बताया था, अच्छे वातावरण और अच्छे पोषण से मानव जाति में सुधार, अच्छे वातावरण द्वारा मानव जाति में सुधारों का अध्ययन, ठीक है। चलिए न्यूमेटिक्स माने न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स बताया था, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निम्न तापिकी, माने लो टेम्परेचर पर चीजों का अध्ययन, लो टेम्परेचर का अध्ययन, तो उसको कहते हैं हम लोग क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स इंजन किसमें लगा जाता है, रॉकेट्स में। पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, हमें आपको बताया था तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन, तो न्यूरॉन से शब्द बना है न्यूरोलॉजी। कंफ्यूजन हुआ ना, हमने एक जैसे शब्द दिए हैं आपको, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी न्यूरॉन से बना है, तो ये हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। और न्यूमेरोलॉजी, तो न्यूमेरिकल्स आपने सुने होंगे, न्यूमेरिकल्स संख्या से संबंधित, तो इसमें संख्याओं का अध्ययन होता है, किसका, संख्याओं का अध्ययन। केलोलॉजी तो सौंदर्य का, मानव सौंदर्य, खासतौर पर मानव के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी। यूरोलॉजी तो आपको बताया था मूत्र, ठीक है, मूत्र या जनन संबंधी चीजों का अध्ययन। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन कीजिए, औषधीय पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बहुत आसान है, आप इसको दिमाग लगाइए। देखिए औषधि जहां पे आपको मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, फार्मेसी। औषधि को इंग्लिश में हम लोग फार्मेसी शब्द यूज करते हैं, ठीक है, फार्मेसी। तो यहां पे आपको कोई शब्द दिख रहा है फार्मेसी संबंधित, देखो यहां पर बी में फार्मेकोलॉजी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फार्मेकोलॉजी। फिजियोलॉजी शरीर की जो क्रियाकलाप है उनका अध्ययन, ठीक है, शरीर के क्रियाकलापों का अध्ययन, शरीर के क्रियाकलाप का अध्ययन, ठीक है, फिजिक्स। फाइकोलॉजी तो आपको पता है शैवाल का अध्ययन, बहुत सरल है। हेलियोथेरेपी, तो हेलियोथेरेपी जो आपका सूर्य के द्वारा चिकित्सा होती है, थेरेपी माने क्या होता है, चिकित्सा, अभी बताया था आपको कीमोथेरेपी, तो सूर्य के माध्यम से जो चिकित्सा होती है उसको कहते हैं हेलियोथेरेपी। हेलियो शब्द हमेशा
सूर्य से संबंधित या तारों से संबंधित चीजों को हेलियो शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ध्यान रखना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आंसर दीजिए। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भ्रूण हमने आपको बताया था एम्ब्रियो शब्द हमेशा यूज होगा, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो माने होता है भ्रूण। चलिए, तो जिन पौधों में भ्रूण बनने लगते हैं उनको एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। एम्ब्रियोफाइटा पढ़ेंगे अपन वर्ग को। तो एम्ब्रियो शब्द कैसे संबंधित है? भ्रूण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्ब्रियोलॉजी। और पीडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का। एंडोक्राइनोलॉजी, तो देखो एंडो माने होता है आंतरिक। आपने सुना होगा कि मनुष्य के शरीर के अंदर की अंगों की जांच करने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम है एंडोस्कोप। तो उसी से एंडो शब्द से आता है। और क्राइन माने होता है स्राव होना, स्राव। तो एंडोक्राइन, आपने एक चीज और सुनी होगी कि जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन माने अंतःस्रावी, लॉजी माने अध्ययन। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या क्या स्राव होता है? हार्मोन्स का। और बहिस्रावी ग्रंथियों में क्या क्या स्राव होता है? एंजाइम्स का। तो यहां पे क्या लिखा है? एंडोक्राइनोलॉजी। तो आपका जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उनका अध्ययन, या हम लोग उसको और क्या कह सकते हैं? हार्मोनों का अध्ययन। तो जो हार्मोन्स का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हार्मोन्स कहां से निकलते? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। तो हार्मोन का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा? एंडोक्राइनोलॉजी। और एंथ्रोलॉजी, तो एंथोलॉजी तो आपका होता है फूलों का अध्ययन, जबकि एंथोलॉजी, इसके लिए हमने आपको बताया था, आपको ध्यान रखना है, फूलों का अध्ययन। गलत, मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति से संबंधित, मानव की उत्पत्ति से, और मानव की उत्पत्ति एवं विकास, ठीक है, मानव की उत्पत्ति एवं विकास का जो अध्ययन है वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। अगला, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी बताया था, माइकल वैज्ञानिक ने खोज की थी कवक की, तो उसकी वजह से इसका नाम माइकोलॉजी। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक, एकॉस्टिक्स। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, मसल्स से बना है मायोलॉजी, ऐसे याद रखना, मसल्स मायोलॉजी। शैवाल का अध्ययन या तो फाइकोलॉजी, और या फिर अभी बताया एल्गोलॉजी भी कह सकते हैं। एल्गी माने होता है ना शैवाल, तो एल्गोलॉजी। चलिए अब अगला प्रश्न करें 21 नंबर। तो देखिए आप, विभिन्न रंगों का अध्ययन। तो विभिन्न रंगों का अध्ययन जो होता है वो कहलाता, वो आपका किसके अंतर्गत किया जाता है? क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी में किया जाता है विभिन्न रंगों का अध्ययन। जबकि लिम्नोलॉजी में आपका होता है जो आपका आंतरिक जल होता है ना, आंतरिक जल, आंतरिक माने समुद्रों को छोड़कर जो भी आपका जल है वो आपका आंतरिक जल कहलाता है। आंतरिक जल जैसे झील हुआ, नदी हुआ, कुआं वगैरह, तालाब, या हम लोग इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि मीठे जल, मीठा जल, या इसी को हम कहते हैं फ्रेश वाटर, ताजा जल, ठीक है, फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर जो होता है उन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? लिम्नोलॉजी, मतलब झील वगैरह ये सब। मैथोलॉजी तो पुराने ग्रंथों का, पौराणिक
ग्रंथों का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है? मैथोलॉजी में। और नेफोलॉजी, बताइए नेफोलॉजी में, बहुत से लोगों ने आंसर बताया है कि नेफ्रोलॉजी माने उनको लगा होगा कि शायद ये नेफ्रो होना चाहिए था यहाँ पे, नेफ्रो, तो नेफ्रो से आसान से आंसर बताया कि नेफ्रोलॉजी वृक्क का अध्ययन, गुर्दे का अध्ययन, क्योंकि नेफ्रॉन बताया था हमने, नेफ्रॉन होता है गुर्दे की इकाई। लेकिन ध्यान रखिए नेफ्रॉन नहीं है, ये नेफ्रो ही है। नेफ्रोलॉजी माने होता है गुर्दे का अध्ययन या उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन, लेकिन ये नेफ्रो ही है। तो नेफ्रोलॉजी में होता है बादलों का अध्ययन, बादलों का, कंफ्यूज ना होना, नेफ्रोलॉजी अलग है और नेफ्रोलॉजी अलग है, ठीक है। चलिए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत सारा है। साइटोलॉजी, साइकोलॉजी इसको कहते हैं मनोविज्ञान, मानव का जो सोच है उसका विचार करने की शक्ति है उसका अध्ययन, मनोविज्ञान। और अगला है आपका ओटोलॉजी, तो कान का अध्ययन होता है इसमें, कान के उपचार, कान की संरचना, इस सब का, इन सब का। एकॉस्टिक अभी बताया आपको, ध्वनि से संबंधित। चलिए अगला बताएंगे, लास्ट स्लाइड में आपको 2 क्वेश्चन और कीजिए आप। चलिए, कंपोस्ट खाद के उत्पादन के लिए केंचुआ पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं कंपोस्ट खाद के लिए, अगर उसका हम केंचुए का पालन करें तो, वैसे केंचुए का पालन जो है वो वर्मी कल्चर कहलाता है, लेकिन कंपोस्ट खाद उत्पादन के लिए केंचुए का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो आपको ध्यान रखना है नीमेटोलॉजी। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? फलों का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? फलों का, सॉरी फलों क्या, फूलों का, फूलों का, फ्लावर माने फूल होता है, तो फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन और अध्ययन, ठीक है। पिगमेरी, पिग माने होता है सुअर, तो सुअर का पालन जो है, सुअर पालन क्या कहलाता है? पिगमेरी। पोल्ट्री होती है मुर्गी पालन, आपने सुना होगा पोल्ट्री बहुत जगह खुलते हैं उसके, तो मुर्गी पालन। देखो इसको क्यों आवाज कर रहा है। चलिए अगला देखें, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों एवं वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आनुवंशिक लक्षण एवं वंशागति का जो अध्ययन है ये होता है आपका जेनेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा फोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फोटोलॉजी, तो आपको पता है प्रकाश से संबंधित अध्ययन, प्रकाश से संबंधित अध्ययन, उसको बंद मत करना, बंद हो जाएगा। चलिए अगला है ट्रोफोलॉजी, तो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, शायद कुछ यहाँ इसमें प्रॉब्लम है तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, जिससे कि पूरा क्वेश्चन हो जाए, लास्ट क्वेश्चन और बचा है आपका। तो त्वचा से संबंधित विज्ञान की, त्वचा से संबंधित विज्ञान की शाखा को किस नाम से जानते हैं? तो मैंने आपको बताया त्वचा माने डेंड्रो, डेंड्रो नहीं, डर्मेटोलॉजी। डर्म माने क्या होता है? त्वचा, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी फूल का, तो डर्म माने होता है त्वचा, तो इसका आंसर होगा डर्मेटोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या होता है? डेंड्रो माने झाड़ियों का या पेड़ों का अध्ययन, बताया था। वायोलॉजी वायरस विषाणु का अध्ययन। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी जहां भी सिस्मो शब्द मिले वो क्या का अध्ययन होता है? सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन। तो ये आपके 25 क्वेश्चन रहे, तो आप लोग कमेंट में बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और ऐसे ही मैं आपके लिए विज्ञान की सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे और भी प्रोत्साहन मिल सके, मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस और क्वेश्चंस आपके लिए ला सकूं। और बाकी आप सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय तक रहे, 25 क्वेश्चन हमारे साथ किए, धन्यवाद।